नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन एक बार पुनः आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। प्रिय विद्यार्थियों, मनोविज्ञान विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं और मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत हम बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं। और इन्हीं सिद्धांतों की कड़ी में आज का हमारा जो मनोवैज्ञानिक विकास से संबंधित जो सिद्धांत है विद्यार्थियों, वो है एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। बहुचर्चित सिद्धांत है। इसमें से 1% रीट भर्ती में 1% आने की पूर्ण संभावना रहती है विद्यार्थियों। तो इस सिद्धांत को एकदम अच्छे से आप पढ़ेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप समझ लेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि मनोविज्ञान विषय रटने का विषय नहीं है, बल्कि समझने का विषय है, कॉन्सेप्ट आधारित है, अवधारणा आधारित विषय है। और इसको आप जितना समझ पाएंगे, मानव व्यवहार को जितना जान पाएंगे, जितना अच्छे से मानव व्यवहार का अध्ययन आप कर पाएंगे, उतना ही आपका जो मनोविज्ञान विषय है वो पुष्ट होता चला जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो न्यू व्यूवर्स है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी नया नोटिफिकेशन आए तो वीडियो आप देख पाएँ। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की तरफ। देखिए, नाम से ही मालूम चल रहा है मनोसामाजिक विकास। मनोसामाजिक विकास, बालक का विकास मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामूहिक रूप से, सभी प्रकार से एक बालक का संपूर्ण विकास होना बहुत आवश्यक है। हाँ जी, डिस्टर्बेंस बहुत हैं, बीच में वीडियो बनाते समय कोई ना कोई आ ही जाता है। चलिए देखते हैं। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की बात कर रहे थे। मैं आपको बता रहा था कि बालक के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत उसका विकास जो है विद्यार्थियों कहीं ना कहीं वातावरण से प्रभावित होता है। तो एरिक्सन ऐसा कहते हैं कि बालक का जो विकास है वो सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, यानी समाज का भी जो है बालक के विकास के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल है। इसीलिए इनका जो सिद्धांत है विद्यार्थियों, उसका नाम मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत रखा गया है। चलिए अब अपन बात करते हैं, इनके सिद्धांत की ओर चलते हैं। देखिए, पीपीटी के माध्यम से देखिए आप। एरिक्सन जो है विद्यार्थियों फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। आपको पता है, पिछला जो वीडियो लेक्चर था अपना, वो फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत से संबंधित था। तो जो एरिक्सन है, ये विद्वान फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, बिल्कुल समर्थन देते हैं ये इसको कि हाँ, फ्राइड ने जो मनोलैंगिक विकास की जो अवस्थाएं बताई है एक बालक की, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी कारण इन्हें नव फ्राइडवादी भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि नव फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक कौन से हैं। तो नव फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक है एरिक्सन है। और एरिक्सन, पूरा नाम एरिक एरिक्सन। एरिक्सन नव फ्राइडवादी इसलिए है क्योंकि इन्होंने सिगमंड फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत का क्या किया था, पूर्ण समर्थन किया था। इसीलिए ये नव फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। एरिक्सन की रचना की बात करें विद्यार्थियों, इनकी जो कृति है उसका नाम है चाइल्डहुड सोसाइटी। चाइल्डहुड सोसाइटी इनका प्रमुख ग्रंथ है, इनकी कृति है, रचना है, जिसमें इन्होंने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहना पसंद करता है। अरस्तु ने यह बात बोली थी, लेकिन चाइल्डहुड सोसाइटी में एरिक्सन भी ये बात बोलते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य को यदि अपना जीवन जीना है तो उसे समाज की आवश्यकता पड़ती है, और समाज में रहकर के ही एक मनुष्य अपना विकास कर पाता है। ये बात एरिक्सन कह रहे हैं। व्यक्ति के विकास के ऊपर समाज का काफी प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। ये आपको और हमें पता है कि कहीं ना कहीं एक बालक के ऊपर समाज का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बालक का परिवार उसकी पहली पाठशाला है, उसकी माँ उसकी पहली गुरु है। लेकिन उसके अलावा जो उसके आस पड़ोस का माहौल है, जो समाज है, वो भी विद्यार्थियों बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें कि एक मोहल्ले के अंदर बहुत से घर हैं और उन घरों के पास में एक मंदिर बना हुआ है, या मान लीजिए मस्जिद बना हुआ है। धार्मिक कोई भी केंद्र हो सकता है, धर्म का कोई भी केंद्र हो सकता है, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, कोई भी हो सकता है। तो अब उस मोहल्ले के जो बालक हैं, उनके ऊपर उस मंदिर का या उस धार्मिक स्थल का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा। चाहे सुबह शाम कोई आरती हो रही होती हो, स्पीकर के माध्यम से उनके कानों में पड़ेगी, चाहे मंदिर में घंटियां बज रही होती हो, चाहे अगर कोई चर्च है तो वहाँ पर बाइबल का पाठ हो रहा होता हो, या फिर मान लीजिए मस्जिद है तो वहाँ पर कोई कुरान से संबंधित या आयतें या कहते हैं नमाज अदा करना, तो वो नमाज अदा की जा रही हो और स्पीकर के माध्यम से उस बालक के कानों में वो चीज़ सुनाई देती है। तो देखिए, उस बालक के ऊपर कहीं ना कहीं उस अध्यात्म का प्रभाव पड़ेगा। धार्मिक दृष्टि से वो बालक जो है बहुत संपन्न होगा, उसका आध्यात्मिक विकास जो होगा वो काफ़ी अव्वल दर्जे का होगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि उसी मोहल्ले के अंदर मंदिर ना होकर, मस्जिद ना होकर के एक शराब की दुकान होगी विद्यार्थियों, तो क्या उस बालक पर कोई अध्यात्म का प्रभाव होगा? नहीं होगा। केवल परिवार का, घर परिवार का प्रभाव हो सकता है अध्यात्म का। उसके घर में आरती हो सकती है जिसको सुन करके बालक के ऊपर अध्यात्म का प्रभाव पड़े, लेकिन समाज से उसको कोई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। दूसरी तरफ समाज में, यदि मैंने आपको बताया कि उस मोहल्ले में अगर शराब की दुकान है, तो वो बालक जब बाहर जाएगा और देखेगा किस तरह से वहाँ शराबी खड़े हैं कतार में, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, शराब लेकर जा रहे हैं और नशा करके वहीं घूम रहे हैं, उन्हीं गलियों में, उन्हीं सड़कों के ऊपर, तो क्या उसका मानसिक स्तर इन चीज़ों को समझ पाएगा? क्या समझेगा वो समाज के बारे में? क्या नॉलेज, ज्ञान मिलेगा उसको? और कहीं ना कहीं हो सकता है उसके ऊपर भी उस चीज़ का प्रभाव पड़े, और पड़ता भी है। इसीलिए कहा गया है कि समाज का प्रभाव विद्यार्थियों
बालक के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, और इसीलिए यही चीज़ जो है आपके एरिक्सन अपने सिद्धांत के अंदर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बालक के विकास के ऊपर, व्यक्ति के विकास के ऊपर, चहुमुखी विकास के ऊपर समाज का बहुत ज़्यादा रोल होता है, समाज का बहुत ज़्यादा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। इसीलिए इनका जो सिद्धांत है विद्यार्थियों, उस सिद्धांत का नाम इन्होंने जीवन अवधि विकास का सिद्धांत कहा है। जीवन अवधि का मतलब है पूरा जीवन। एरिक्सन ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत जो है मानव जीवन को बहुत से पार्ट में डिवाइड कर दिया है, बहुत से हिस्सों में बांट दिया है। सॉरी, एरिक्सन ने मानव जीवन को बहुत से हिस्सों के अंदर जो है डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है, और इसीलिए इसको जीवन अवधि विकास का सिद्धांत भी इन्होंने कह दिया है। इन्होंने बताया कि एक मनुष्य के ऊपर समाज का किस तरह से पूरे जीवन भर प्रभाव पड़ता है। तो आप अपन जो इनकी जो इन्होंने जो स्टेज बताई है जीवन की, जीवन का जो क्रमानुसार इन्होंने जो विवरण प्रस्तुत किया है अपने इस मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत, उसका अपन एक एक करके विद्यार्थियों अध्ययन करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, आपको अच्छे समझना है इसको। देखिए एरिक्सन क्या कहते हैं। इन्होंने अपने इस सिद्धांत में मानव जीवन को 8 विभिन्न अवस्थाओं के अंदर वर्गीकृत किया है। इन्होंने मानव के जीवन को 8 हिस्सों में या अवस्थाओं के अंदर बांट दिया है, अलग अलग स्टेज इन्होंने बनाई है। तो पहली स्टेज की देखो विद्यार्थियों पर बात करते हैं। जो पहली अवस्था है एरिक्सन के अनुसार मानव जीवन की, वो है विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। विश्वास और अविश्वास की अवस्था की बात कर रहे हैं। आयु सीमा की अगर अपन बात करें तो कितनी बताई इन्होंने, जन्म से 1.5 वर्ष तक की आयु सीमा बताई है। यानी कि जन्म से 1.5 वर्ष तक का विद्यार्थियों जो काल है, इस काल के अंदर एक बालक के अंदर जो विकास होता है, तो उस विकास के अंतर्गत मानसिक रूप से, क्योंकि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, तो मानसिक रूप से एक बालक के अंदर एक तरफ तो विश्वास पैदा होता है, दूसरी तरफ अविश्वास पैदा होता है। एक तरफ विश्वास का जन्म होता है, दूसरी तरफ अविश्वास का जन्म होता है। कैसे होता है देखिए, मान लीजिए जन्म से 1.5 वर्ष तक का बालक है, अबोध बालक है, बोल नहीं सकता है, उसे भूख लगी है। अब भूख लगी है तो बोल नहीं सकता, मम्मी मुझे भूख लगी है, पापा दादा दादी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। क्या करेगा वो बताओ? जोर जोर से चिल्लाएगा, रोने लगेगा। अब जब वो जोर जोर से रोने लगेगा तो अगर उसकी माता को उसकी फिक्र है, माता मान लीजिए रसोई में कार्य कर रही है और बच्चा जोर जोर से रो रहा है, चिल्ला रहा है, बिलख रहा है, भूखा मर रहा है, अब अगर उसकी माता को उसकी फिक्र है तो वो रसोई में खाना बनाती छोड़कर भाग के आएगी और उसको आकर के दूध पिलाएगी। चाहे बोतल से पिलाओ, चाहे स्वयं का दूध पिलाओ, छोटा बच्चा है तो खुद का पिलाएगी या बोतल से उसको पिलाएगी। तो बच्चे के अंदर विश्वास कायम हो गया कि मैं जैसे ही रोया तो मेरे को कोई ना कोई घर में संभालने के लिए आ गया। अच्छा मान लीजिए माता नहीं आई, माता काम कर रही है, माता नहीं आ पाई, तो घर में उस बच्चे की दादी है सॉरी, तो घर में उस बच्चे की दादी है या उस बच्चे की बुआ है या उसके पापा, भी पापा हो सकता है काम पे गए हुए हो, उसकी बुआ है, उसकी दादी है। तो जैसे ही बच्चा एक बार रोया, एक बार उसने जैसे ही अपने गले से आवाज निकाली, वैसे ही घर का कोई ना कोई सदस्य भाग के आया और उस बच्चे को उठाकर सीने से लगा लिया। तो बच्चे में क्या कायम हो गया विद्यार्थियों? विश्वास कायम हो गया। बच्चों में विश्वास कायम हो गया कि हाँ, मैं जब भी मुझे किसी चीज की आवश्यकता होगी, मैं जैसे ही रोऊंगा या चिल्लाऊंगा तो मुझे कोई ना कोई संभालने के लिए आ जाएगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं इस संसार में आया अकेला हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे चारों तरफ मेरे परिवार वाले लोग हैं, मुझे चाहने वाले हैं जो मुझे संभाल लेंगे। ऐसा समझकर बच्चे के अंदर विश्वास पैदा हो जाएगा। तो यही विश्वास की अवस्था है विद्यार्थियों, जन्म से 1.5 वर्ष तक की अवस्था है। अच्छा दूसरी तरफ विपरीत, एक अपन बात कर रहे हैं अवस्था की, प्लस पॉइंट बात कर रहे हैं, एक माइनस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो विश्वास बच्चे के अंदर कायम हो गया, लेकिन दूसरी तरफ अगर ऐसा ना हो तो बालक के अंदर अविश्वास की भावना बन जाती है। मान लीजिए मैंने बताया कि उसकी एक आवाज करते ही उसके घर का सदस्य उसको आए और संभाला, उसको गले लगाया, उसको पानी पिलाया या उसको बोतल से दूध पिलाया, कुछ उसको कोई फल का सेवन करवाया, जो भी है उसको संभाला आकर के, तो बालक में विश्वास कायम हो गया। लेकिन अगर कोई उसे ना संभाले और बच्चा लगातार रो रहा है, बिलख रहा है, तड़फ रहा है बेचारा भूख से, क्या सोचेगा वो बच्चा? भाई उसके अंदर भी तो दिमाग है, मस्तिष्क तो है उसके पास, दिमाग तो दिया है उसको भगवान ने। तो कहीं ना कहीं वो सोचेगा ये कि मैं अकेला हूं और अकेला ही रहूंगा, मुझे कोई संभालने वाला नहीं है, इतना रो रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, भूख से तड़फ रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई नहीं है, कोई आगे है ना पीछे, कोई संभालने के लिए नहीं आया। तो ऐसा सोचकर विद्यार्थियों बालक हालांकि बोल नहीं सकता, लेकिन मानसिक भावना तो उसके अंदर है। इसीलिए तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है ये, क्योंकि मानसिक रूप से भी बालक ये बात सोच पा रहा है, अबोध है, बोल नहीं सकता, लेकिन मानसिक रूप से वो समझ सब कुछ रहा है। संभाल लिया, विश्वास हो गया, नहीं संभाला तो अविश्वास की भावना बन गई कि मुझे कोई संभालने वाला नहीं है, मुझे मेरी किसी को भी फिक्र नहीं है, मैं अकेला ही आया हूं और अकेला ही जाऊंगा। बेचारा सैड हो जाएगा, दुखी हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो एरिक्सन यही समझाना चाह रहे हैं अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत। जो पहली अवस्था है विश्वास और अविश्वास की अवस्था है, उन्होंने बताया है कि बालक जन्म से 1.5 वर्ष तक का जो बालक है उसमें एक तरफ विश्वास पैदा होता है, लेकिन अगर कोई विपरीत परिस्थितियां पैदा हो जाती है तो उसमें अविश्वास की भावना आ जाती है। पीपीटी के माध्यम से देखिए, बालक का इस आयु में यदि माता पिता का स्नेह मिल जाए तो विश्वास बन जाता है, और अगर नहीं मिले तो अविश्वास की भावना उसके अंदर क्या होती है विद्यार्थियों? पैदा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये उसके विकास के ऊपर प्रभाव डालते हैं। विश्वास और अविश्वास ये चीजें क्या करती है? उसके विकास को प्रभावित करती है। इसीलिए अपन इसको विकास के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहली अवस्था आपकी क्लियर हो गई। चलिए दूसरी अवस्था देखिए। दूसरी अवस्था देखिए विद्यार्थियों, दूसरी अवस्था है स्वतंत्रता बनाम लज्जा की भावना। नाम से ही मालूम चल रहा है
कि स्वतंत्रता, आज़ादी चाहिए। आज़ादी किसे नहीं चाहिए भाई? एक पिंजरे में बंद पक्षी को भी आज़ादी चाहिए। वो भी चाहता है कि मैं अपने पंख फैला करके उड़ूँ, पंछी बनूँ, उड़ता फिरूँ मस्त गगन में। ओहो! तो स्वतंत्रता सभी को प्यारी है, चाहे वो मानव हो, चाहे वो पशु हो। तो इस स्वतंत्रता बनाम लज्जा की अवस्था के अंदर विद्यार्थियों एरिक्सन ने जो आयु सीमा बताई है, वो 1.5 से 3 वर्ष बताई है, क्योंकि 1 से 1.5 वर्ष जो है वो पिछली अवस्था हो चुकी है, विश्वास अविश्वास की अवस्था। तो स्वतंत्रता और लज्जा की जो अवस्था है, इसकी आयु सीमा इन्होंने 1.5 से 3 वर्ष तक बताई है कि 1.5 से 3 वर्ष का बालक जो है, उसके अंदर ऐसी भावना जो है वो बलवती होती है। देखिए, इस अवस्था में बालक स्वतंत्र होकर कार्य करना चाहता है, जैसे अपने दैनिक कार्य, कपड़े पहनना, भोजन करना, जूते के फीते बांधना, है ना? तो ऐसा आपने देखा होगा कि 1.5 से 2 वर्ष के जो बच्चे हैं, वो अधिकतर अपना काम खुद करने का प्रयास करते हैं, अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं, ऐसा समझते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं इस उम्र के, तो आपने देखा होगा वो इस तरह का व्यवहार प्रकट करते हैं। वो ऐसा दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं कि हमें सब कुछ आता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें नहीं आती है। हर काम को खुद करने का प्रयास करते हैं, हालाँकि कर नहीं पाते हैं, इतना नियंत्रण उनका नहीं होता है अपने हाथों के ऊपर कि वो अच्छे से कर पाए। 1.5 वर्ष के बच्चे को उसको हाथ से खाना खिलाना पड़ता है, लेकिन वो प्रयास करता है कि मैं खुद खाना खाऊँ, मैं खुद कपड़े पहनूँ, मैं खुद जूते के फीते बांधूँ। ठीक है? तो ये कैसी अवस्था है? स्वतंत्रता की अवस्था है। बालक स्वतंत्रता चाहता है। बालक चाहता है कि मुझे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। तो इसी को जो है एरिक्सन ने स्वतंत्रता की अवस्था कहा है। अब दूसरी तरफ इसकी विपरीत देखें अपन, तो लज्जा भाव है। लज्जा भाव, लज्जा का मतलब शर्म होता है, शर्म आती है। देखिए, दूसरी तरफ यदि बालक किसी कार्य में गलती कर देता है तो माता-पिता उसे डाँटते हैं और उसकी कार्य क्षमता के ऊपर शक करते हैं। जिससे क्या होता है? बालक को अपने ऊपर लज्जा आने लगती है, शर्म आने लगती है। आपने देखा होगा विद्यार्थियों के 1.5 से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं आपके घर में, आपके कोई भतीजा-भतीजी हो सकते हैं या पुत्र-पुत्री भी हो सकते हैं, है ना? बड़े बच्चे अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो, या भाई के बच्चे हो सकते हैं, या चाचा के बच्चे हो सकते हैं, आपके छोटे बहन-भाई हो सकते हैं। तो इस उम्र के जो बच्चे हैं विद्यार्थियों, घर में कोई भी मेहमान आता है तो आपने देखा होगा, जब भी मेहमान को कोई चाय या कोई पानी पिलाने के लिए अगर ले जाएँगे, तो इस उम्र के बच्चे ज़िद करेंगे, मैं लेके जाऊँगा पानी। अंकल के लिए, दादाजी के लिए मैं पानी लेके जाऊँगा, मेरे को दो आप गिलास, मैं लेके जाऊँगा। अरे तू गिरा देगा? नहीं, 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 मैं ही लेके जाऊँगा। मैं लेके नहीं गिराऊँगा मैं, मेरे को आता है, मैं बड़ा हो गया हूँ। ऐसी बातें बोलते हैं बच्चे। तो क्या उनको क्या चाहिए? उनको स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन अगर माता-पिता उसे डाँट देते हैं, अब ऐसा भी हो जाता है कई बार, छोटे बच्चे हैं, अभी गिरा दे, काँच का गिलास आपने भर के दिया, ट्रे में रख के दिया बच्चे को, बच्चा लेके जा रहा है, रास्ते में ठोकर लगी, गिर गया बेचारा, या मान लो गिलास ही फिसल गया, है? ऐसा हो सकता है। तो गिलास उसने हो सकता है तोड़ दिया हो। अब एक बार में तोड़ दिया तो दूसरी बार में जब वो लेके ऐसी गलती करेगा, कहेगा नहीं, नहीं मैं लेके जाऊँगा, तो माता-पिता मना कर देंगे, डाँट और देंगे, समझ में नहीं आ रही तेरी बात? एक बार कह दिया ना तेरे को, पिछली बार ही तोड़ दिया तूने, नहीं लेके जाना, ऐसे डाँट देंगे। इस तरह से आपको नहीं डाँट रहा हूँ, है ना? ऐसा मत समझना। तो इस तरह से माता-पिता उसको डाँट देंगे और उसकी क्षमता के ऊपर शक करेंगे कि ये काम ये व्यक्ति, ये बालक नहीं कर सकता। तो ऐसा करने से उस बच्चे के अंदर कैसी भावना आ जाएगी? लज्जा की भावना आ जाएगी। अपने क्षमता के ऊपर वो जो है शक करने लग जाएगा और उसे लज्जा आएगी, बड़ी शर्म शर्म की स्थिति पैदा हो जाएगी उसके लिए। अंदर ही अंदर उसको खाएगी वो शर्म। ठीक है? तो यही अवस्था है जिसे एरिक्सन ने स्वतंत्रता और लज्जा की अवस्था कहा है। आइए आगे चलते हैं। एरिक एरिक्सन के अनुसार जो मनोसामाजिक विकास की तीसरी अवस्था है विद्यार्थियों, उसका नाम है पहल बनाम दोषारोपण की अवस्था। 2 शब्द आ रहे हैं विद्यार्थियों, पहल, पहल करना, किसी काम के लिए आगे बढ़ करके आना, आगे बढ़ चढ़ के किसी कार्य को करने के लिए कोशिश करना, क्या कहलाता है? पहल कहलाता है। और दोषारोपण, अगर काम में कोई कमी रहेगी विद्यार्थियों, तो उसके ऊपर दोष का आरोपण कर देना, उसमें गलतियां निकालना, उसे हम बोलेंगे दोषारोपण। आयु सीमा देखिए, 3 से 5 वर्ष तक की आयु सीमा बताई गई है। अभी शैशवावस्था ही चल रही है। अगर हम सामान्य वर्गीकरण की बात करें तो 5 वर्ष तक शैशवावस्था होती है, तो 3 से 5 वर्ष शैशवावस्था का ही पीरियड है। और इस आयु के बालक जो है विद्यार्थियों, आगे आकर काम को करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया कि इस उम्र के बच्चे हर काम को करने की खुद कोशिश करते हैं कि मैं करूं इस काम को। आप कोई भी चीज घर में किसी बड़े बच्चे को कहेंगे दुकान से लाने के लिए, तो कहेंगे नहीं मैं लेके आऊंगा, मेरे को दो पैसे, मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ भी जाके। तो नए नए कार्यों को करने की कोशिश करते हैं बच्चे, इसीलिए इसको क्या कह दिया गया है? पहल की अवस्था कह दिया गया है। यानी आगे चलकर खुद पहल करता है बच्चा काम करने के लिए। ठीक है? लेकिन अब उसे कोई गलती हो गई विद्यार्थियों, तो माता पिता क्या देंगे? उसे दंड देंगे, उसकी आलोचना करेंगे। देखो पीपीटी पे देखो, माता पिता उसकी आलोचना करेंगे, उसे दंड देंगे। उससे बालक के अंदर क्या भाव पैदा हो जाएगा? दोष का भाव पैदा हो जाएगा खुद के अंदर। वो दोषारोपण, यानी कि उसके ऊपर दोष का आरोपण कर देंगे, तूने गलती करी है, तूने इतनी बड़ी गलती कैसे करी, तेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। अधिकतर देखिए इस 3 से 5 वर्ष की उम्र के बच्चे आपके घर में होंगे जो कुरकुरे और बिस्कुट बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। रोटी नहीं खानी है, बस कुरकुरे दिला दो, चिप्स दिला दो। अब माता पिता से मान लीजिए पैसे ले लिए 10 रुपए, और माता पिता ने बड़े वाले बच्चे को कह दिया कि जा तू जा और जाकर के इसको, तेरे लिए भी ले आना एक चिप्स का पैकेट और एक चिप्स का पैकेट इसके लिए ले आना। 10 रुपए में 2 आ जाएंगे 5-5 रुपए के। छोटे वाले आते तो नहीं, आजकल 10 रुपए से कम में क्या आता है? कुछ नहीं आता, कुछ नहीं है पैसों का मोल। तो अब बड़े वाले बच्चे को माता पिता ने कह दिया कि बेटा जा तू जा, तेरे छोटे भाई के लिए, तेरे लिए 2 चिप्स के पैकेट ले आ और दोनों जने खा लेना। बड़े वाले ने कहा ठीक है ले आता हूँ।
इतने में छोटा बड़ा उछल के पड़ा, नहीं नहीं मैं जाऊंगा, भैया नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा, मैं लेके आऊंगा, मैं ही लेके आऊंगा, मैं ला सकता हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं लेके आता हूँ, कल भी लेके आया था, आज भी लेके आऊंगा। अब वो बड़ा बड़ा उसको दे देगा, माता पिता भी कह देंगे दे दे रे इसको, इसको जाने दे, जा ये ले आएगा। अब वो बच्चा पैकेट लेकर आएगा, विद्यार्थी छोटा बच्चा है, उसे पता नहीं है, वो पैकेट ले आया, और जब उस पैकेट को पलट करके मम्मी ने या पापा ने देखा तो वो पैकेट कैसा निकला, एक्सपायरी निकला, यानी उसकी अवधि जा चुकी थी, दुकान वाले ने गलती से उस बच्चे को दे दिया। और उन 2 पैकेटों में से एक पैकेट को फाड़ भी लिया छोटे वाले ने खाने के लिए, और 1-2 चिप्स खा भी लिए। तो अब देखो कितनी बड़ी गलती कर दी, पॉइजन बन गया, जहर बन गया, एक्सपायरी डेट जा चुकी थी, उसके बाद वाला वो पैकेट लेकर के आया। छोटा बच्चा है, मालूम नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन अब माता पिता उसके ऊपर दोष आरोपण करेंगे, उसके ऊपर चढ़ाई कर देंगे, तेरे को पता नहीं है, देखिए एक्सपायरी डेट का लिया है, इसकी डेट जा चुकी है, बस खाने से मतलब है, गंदगी खा ले, कचरा खा ले तू तो है, इस तरह की बातें उसको सुनाना शुरू कर देंगे। तो इन सबसे विद्यार्थियों बालक में क्या आ जाएगा, दोष का भाव पैदा हो जाएगा, वो अपने आप को दोषी मानने लगेगा, उसे लगेगा कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, गुनाह कर दिया, एक पैकेट तो लेके आया हूँ। हालांकि वो उसको समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी समझाते हुए कई बार माता पिता बहुत आक्रोशित अवस्था में दिखाई देते हैं, और उसका बड़ा वाला वो भाई है या बहन है तो वो भी उसको डांटेंगे, मैंने कहा था ना पहले ही मैं ले आता हूँ, मानना नहीं, जा भाग के लेके आया, ले कर दिया खराब, एक्सपायरी लेके आया, जहर बन गया ये तो, अब इसको खाएगा और मर जाएगा। तो ऐसी बातें जब बोलते हैं तो विद्यार्थियों बच्चे के अंदर बड़ा दोष का भाव पैदा होता है, बालक अपने आप को बहुत ही तुच्छ समझने लगता है, उसे लगता है कि पता नहीं मेरे से कितना बड़ा गुनाह हो गया है। तो इसीलिए एरिक्सन ने जो है विद्यार्थियों इस अवस्था को पहल बनाम दोषारोपण की अवस्था कहा है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से इन अवस्थाओं को। आगे चलते हैं अपन, आगे देखिए चौथी अवस्था विद्यार्थियों एरिक्सन के अनुसार परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था। समय देखिए 6 से 12 वर्ष का समय है, सामान्य वर्गीकरण के अनुसार, आयु के वर्गीकरण के अनुसार विद्यार्थियों बाल्यावस्था का पीरियड है ये। 6 से 12 वर्ष बताया हुआ है आपको बाल्यावस्था। तो परिश्रम बनाम हीनता की जो अवस्था है विद्यार्थियों, इस अवस्था के अंतर्गत बालक कौन सी अवस्था में होता है, जीवन की बाल्यावस्था के अंतर्गत होता है। परिश्रम की यहाँ पर बात हो रही है, तो इस अवस्था में बालक नए नए ज्ञान को अर्जित करता है और अपनी ऊर्जा को नई चीजों को सीखने में लगाता है, लेकिन उसे अगर सफलता नहीं मिलती है तो उसमें हीनता की भावना आ जाती है। ये देखिए विद्यार्थियों, ये अवस्था बाल्यावस्था की अवस्था है, ऐसी निर्माणकारी अवस्था है जिसके अंतर्गत बालक बहुत कुछ सीखता है और आगे चलकर वो क्या बनने वाला है, उसकी आधारशिला जो होती है वो बाल्यावस्था होती है। तो इस अवस्था के अंदर बालक नए नए ज्ञान को अर्जित करता है, नए नए ज्ञान को सीखता है, वो नई नई चीजों को सीखने का प्रयास करता है। लेकिन अगर वो कहीं पर फेल हो जाता है, उसे सफलता नहीं मिल पाती किसी काम में, तो उसके अंदर, उसके मन के अंदर एक हीनता की भावना जाती है कि मैं ये काम तो कर ही नहीं सकता, मेरे से तो ये काम होगा ही नहीं। तो इसी अवस्था को जो है विद्यार्थियों परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था का है। परिश्रम का मतलब है कि बालक नई नई चीजों के प्रति जिज्ञासावश उन कार्यों करने का प्रयास कर रहा है, नई नई चीजों को सीखने का प्रयास कर रहा है, इसी को परिश्रम नाम दे दिया है। परिश्रम तो है ही, परिश्रम तो होता ही है, नई चीज को जब आप सीखते हैं तो आपका परिश्रम तो लगता ही है, मेहनत तो लगती है आपकी। तो इसीलिए इस अवस्था को परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था कह दिया है। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है जिसको 6 से 12 वर्ष का बच्चा है, वो कोई चित्र बनाने का प्रयास कर रहा है, बहुत कोशिश की उसने कि मैं चित्र बनाऊं, उसकी इच्छा भी चित्र बनाने की, लेकिन उससे वो चित्र नहीं बन पाया, बहुत सारे कागज खराब कर दिए, बहुत सारे कलर उसने रंग खराब कर दिए, लेकिन उस लेवल का वो चित्र नहीं बन पाया। तो उसने जो शुरू में एक सोच रखी थी कि मैं चित्र बनाऊंगा, इस चित्र में अच्छे अच्छे रंग भरूंगा, फिर इस चित्र को घर में सबको दिखाऊंगा और फिर दीवार पर चिपकाऊंगा, तो वो परिश्रम कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, चित्र खराब बन गया, अच्छा नहीं बन पाया, या रंगों रंगों को कॉम्बिनेशन सही नहीं हो पाया, या हो सकता है चित्र पूरा बना दिया लेकिन लास्ट में जाकर के उसके ऊपर रंग गिर गया। तो उसमें हीनता की भावना आ गई विद्यार्थियों कि मैं चित्रकला के अंदर पारंगत नहीं हूं और मैं कभी चित्र बना ही नहीं सकता, मुझसे कभी चित्र नहीं बन सकते। तो इस तरह से उसमें हीनता की भावना आ जाती है। इसी अवस्था को जो है परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 5वीं अवस्था है विद्यार्थियों पहचान बनाम संभ्रांति की अवस्था। संभ्रांति, भ्रांति होगी उसको, पहचान बनाम भ्रांति की अवस्था है। आयु सीमा देखिए 12 से 18 वर्ष है, आपको पता होना चाहिए सामान्य वर्गीकरण के अनुसार 12 से 18 वर्ष यानी किशोर अवस्था की आयु है ये। किशोर इस आयु में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, पहचान बनाते हैं किशोर, बार बार अपने आप को आईने में देखते हैं विद्यार्थियों। किशोर अवस्था का टाइम पीरियड ऐसा होता है, तनाव तूफान झंझावत की अवस्था का है स्टैनली हॉल ने इसे। क्यों कहा है? क्योंकि एक नई उमंग की अवस्था है ये। एक किशोर अपने कैरियर को लेकर चिंतित रहता है, साथ ही संबंधों को लेकर के बहुत चिंतित रहता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण रहता है इस अवस्था के अंदर। तो बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी समस्याएं हैं किशोर के सामने, कैरियर को लेकर के, नौकरी को लेकर के, आगे जीवन में क्या करेगा उसको लेकर के बहुत सारी उसके सामने परेशानियां हैं। उन परेशानियों को सुलझाने के लिए किशोर चिंतित रहता है। तो विद्यार्थियों इस अवस्था के अंदर किशोर जो है वो एक अलग पहचान बनाने का प्रयास करता है। आपने देखा होगा कि सजना संवरना शुरू कर देता है, बालों को दिन में 10 बार कंघी करता है, 10 बार कंघी करता है बालों को। साथ ही कई तरह की जो आपके क्या कहते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट है उनका यूज करता है ताकि सबसे अलग दिख सके, सबसे सुंदर दिख सके। कपड़े तरह तरह के लाने का प्रयास करता है, बाजार से पहनने का प्रयास करता है, कुछ अलग हटके करने का प्रयास करता है। तो कहने का मतलब है कि किशोर चाहता है कि अटेंशन चाहता है, वो फोकस में रहना चाहता है, वो चाहता है कि सब लोग उसकी तरफ देखें, स्कूल कॉलेज में सभी उसी की तरफ गौर करे। तो वो चाहता है कि उसे प्रसिद्धि मिले, उसे फेम मिले, पॉपुलर होना चाहता है, वो फेमस होना चाहता है।
तो कहीं ना कहीं वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है विद्यार्थी। ठीक है, तो इसी को जो है एरिक्सन ने क्या कह दिया है, पहचान की अवस्था का है। दूसरी तरफ संभ्रांति की अवस्था है। देखिए बात करते हैं, परंतु बालक परंतु बालक स्वयं अपने विवेक का प्रयोग करके निर्णय नहीं कर पाता, वो लक्ष्यों से भटक जाता है, इसीलिए इसको संभ्रांति कहते हैं। पहचान की तो मैंने आपको बता दिया कि वो सबसे अलग दिखना चाह रहा है, अपनी पहचान बनाने का प्रयास कर रहा है समाज को लेकर के, और समाज में और अपने परिवार में और अपने दोस्तों के बीच में अपनी एक अलग जगह बनाना चाह रहा है, सबसे अलग दिखने का प्रयास कर रहा है, अपने अंदर विशेष योग्यताओं को लाना चाह रहा है वो, ताकि सभी का जो अटेंशन है, फोकस है, वो उसकी तरफ हो जाए। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ये अवस्था ही ऐसी है, पहचान की अवस्था है ये, किशोर अवस्था है ये, टीन एज जिसको बोलते हो आप। लेकिन इस अवस्था के अंदर विद्यार्थियों, बालक बहुत सी चीजों से भ्रमित हो जाता है, अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता। विवेक का मतलब है सही गलत का निर्णय। सही गलत का निर्णय करने की जो क्षमता है वो बालक के अंदर नहीं होती है, इसीलिए वो अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर पाता है। किस कैरियर को चुनना है, किस क्षेत्र में जाना है, एक्चुअल में उसको खुद को ही पता नहीं होता है करना क्या है उसे। ठीक है ना? तो चिंतन कर नहीं पाता है, तर्क वितर्क भी इतना नहीं कर पाता है, और निर्णय पर नहीं पहुंच पाता है। सबसे बड़ी बात, डिसीजन नहीं ले पाता है कि उसके एक्चुअल में उसको करना क्या है। और निर्णय न लेने के कारण विद्यार्थियों अपने लक्ष्यों से क्या हो जाता है, किशोर भटक जाता है। इसी भटकाव को जो है संभ्रांति की अवस्था कह दिया गया है। भ्रांतियां आ जाती है उसके अंदर बहुत तरह की, इसलिए इसको संभ्रांति की अवस्था कहा गया। ठीक है चलिए, मनोसामाजिक विकास के अंतर्गत जो छठा अवस्था है विद्यार्थियों, उसका नाम है घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था। घनिष्ठता यानी कि मित्रता की अवस्था है, बहुत ज्यादा मित्रता, एकदम पक्की मित्रता, घनिष्ठ हो जाना, एकदम नजदीक आ जाना। और अलगाव मतलब बिल्कुल दूर हो जाना, दूर चले जाना। आयु सीमा देखिए 18 से 35 वर्ष बताई गई है, यानी किशोर अवस्था पूरी हो गई है, प्रौढ़ावस्था शुरू हो गई है। तो 18 से 35 वर्ष लगभग प्रौढ़ावस्था का पीरियड है ये विद्यार्थियों। इस आयु में बालक जो होता है वो वयस्क हो जाता है, ठीक है, परिपक्व हो जाता है, मैच्योर मान लिया जाता है उसको पूरी तरह से। पूर्ण परिपक्व होकर संबंधों में भी परिपक्वता चाहता है। वो चाहता है कि मेरे संबंध जिससे बन रहे हैं वो भी कैसे हो, पूर्ण रूप से परिपक्व होने चाहिए। मेरा जो दोस्त है वो भी पूरा मैच्योर होना चाहिए, वो मेरी बातों को समझ सके, ऐसा होना चाहिए। ऐसे लोगों से ही वो दोस्ती करता है, ऐसे लोगों से ही वो सामाजिक संबंधों को बनाता है। और परिवार की विद्यार्थियों जिम्मेदारियां भी जो है वो बालक इस अवस्था के अंदर उठाने लगता है। ठीक है, देखिए पीपीटी पे देखिए, इस अवस्था में व्यक्ति या तो किसी व्यक्ति से बहुत घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेता है, या फिर उस व्यक्ति से पूर्ण रूप से अलगाव करके अपने आप को अलग कर लेता है। ये इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। 18 से 35 वर्ष के जो व्यक्ति हैं विद्यार्थियों, वो या तो बहुत ज्यादा घनिष्ठ हो जाएंगे, किसी से मित्रता कर लेंगे तो बस जीने मरने की कसमें खा लेंगे, जीने मरने की कसमें तक खा लेंगे किसी के साथ में। लेकिन जब द्वेष पैदा होगा, दोनों के बीच में गैप आएगा, तो ऐसा द्वेष पैदा होकर ऐसा गैप आएगा कि उसकी शकल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। तो ये एक ऐसी अवस्था होती है विद्यार्थियों, इसीलिए इसको घनिष्ठता की अवस्था और अलगाव की अवस्था कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत से फीमेल मेल की अपन बात नहीं करेंगे, अपन इस आयु के सभी की बात कर रहे हैं, कोई फीमेल मेल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मेल की बात करें, मेल पर्सन की, तो इस अवस्था में देखते हैं कि अधिकतर बच्चे जो हैं वो बहुत घनिष्ठ मित्र होते हैं। किसी से मित्रता कर लेंगे स्कूल कॉलेज में तो बहुत घनिष्ठता से करेंगे। एक दांत रोटी टूटेगी, ऐसा बोलते हैं ना, एक दांत रोटी टूटना, तो एक दांत रोटी टूटेगी। लेकिन अगर नफरत होगी उससे, किसी काम को लेकर के, किसी बात को लेकर के, मान लीजिए मनमुटा हो गया और दोनों के मन नहीं मिले, तो एकदम किनारा कर लेंगे कि अब कोई लंगड़ा नहीं है, ठीक है, तू जा तेरे रास्ते, तू तेरी ट्रेन पकड़, मैं मेरी ट्रेन पकड़ता हूँ, ऐसी भावना आ जाती है विद्यार्थियों। तो इसीलिए एरिक्सन ने इसको जो है अपने सिद्धांत के अंतर्गत शामिल किया है और इस अवस्था का नाम दिया है घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए अगली अवस्था पढ़ते हैं, 7वीं, जन्नात्मकता बनाम स्थिरता की अवस्था। जन्नात्मकता, जैसे नाम ही मालूम चल रहा है, जन्नात्मकता यानी कि इस अवस्था के अंदर जो व्यक्ति है जनन कार्य के अंतर्गत रहता है और स्थिरता उसके जीवन में आ जाती है। उम्र देखिए 35 से 65 वर्ष का टाइम बताया है। 35 वर्ष यानी प्रौढ़ावस्था समाप्त हो चुकी है, और 65 वर्ष तक यानी वृद्धावस्था तक का जो टाइम पीरियड है वहां तक ये चलता है। इस आयु सीमा में व्यक्ति अपने परिवार के विषय में सोचता है। बिल्कुल सही बात है, 35 वर्ष का अगर व्यक्ति हो गया है तो उसके माँ बाप जो हैं वो लगभग 60-65 साल के हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, तो उनके बारे में उसको सोचना पड़ेगा। साथ ही पत्नी और बच्चे उसके हो गए हैं, तो उन पत्नी और बच्चों के बारे में भी विद्यार्थियों उसे सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इस अवस्था के अंदर वो जो है बीच में, मध्य में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। एक पीढ़ी ऊपर वालों को भी संभालना पड़ता है और एक पीढ़ी नीचे वालों को भी उसको संभालना पड़ता है। तो इसीलिए इस अवस्था का नाम जननात्मकता दे दिया गया है। साथ ही स्थिरता की अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था के अंदर विद्यार्थियों उसके जीवन में स्थिरता आ जाती है। ठीक है ना, उसके नए नए दोस्त अब बन नहीं पाते हैं, ठीक है, उसका एक लिमिटेड एक उसका सर्किल बन जाता है, उस सर्किल एक लिमिटेड एरिया बन जाता है, उस एरिया के अंदर उसका जानना, वहाँ पर एक सर्किल होता है उसका, 5-7 गिने चुने लोग होते हैं जो उसके सर्किल के अंदर होते हैं, और उन्हीं से वो बातचीत करता है। वहीं उनके पास थोड़ा वो जो भी टाइम मिलता है घर परिवार को छोड़कर, वहाँ अपना वो टाइम बिता देता है। तो ये अवस्था 7वीं अवस्था अपन ने पढ़ी मनोसामाजिक विकास की। अब देखिए 8वीं और अंतिम अवस्था है विद्यार्थियों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, आपको पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास किया है मैंने। संपूर्णता बनाम नैराश्य की अवस्था। संपूर्णता, नाम से मालूम चल रहा है, संपूर्ण, पूरा संपूर्ण ज्ञान, यानी कि संतुष्ट हो गया व्यक्ति अपने जीवन में। मनुष्य ने जितने भी कार्य किए हैं उन कार्यों से पूर्ण रूप से मनुष्य संतुष्ट है।
इसलिए इस अवस्था को संपूर्णता की अवस्था कह दिया है। दूसरा, निराशा की अवस्था। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो उसके अंदर निराशा की भावना आ जाएगी और इसीलिए इसको निराशा की अवस्था भी कहते हैं। उम्र देखिए 65 के बाद की अवस्था है। 65 के बाद की इसका मतलब उस बच्चे के उस व्यक्ति के जो बच्चे हैं उनकी शादी हो चुकी है। बच्चों की भी हो सकता है शादी हो जाए, लेकिन बच्चों की तो शादी हो चुकी है, साथ ही बच्चों के बच्चे हो गए हैं। यानी कि वो व्यक्ति जो है वो अपने कार्यों से रिटायर हो गया है, मुक्त हो गया है, शादी विवाह बच्चों का कर दिया है, पोता पोती को वो अपने गोद में खिला रहा है इस उम्र के अंदर। तो अब इस उम्र में आकर के अगर वो व्यक्ति अपने परिवार के लिए उसने जीवन भर काम किया, परिवार को पूरा जीवन दिया उसने, और उसने नौकरी की या उसने पैसा कमाया, अपने परिवार का पूरा भरण पोषण किया और बच्चों को कामयाब किया, उनका शादी विवाह किया, सब कुछ कर दिया, तो उसके अंदर संपूर्णता का भाव आ जाता है। वो संतुष्ट हो जाता है कि हाँ, मैंने अपने जीवन में सब कुछ कर दिया है, अपने औलाद के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर दिया मैंने। तो उसमें संपूर्णता की भावना आ जाती है और वो संतुष्टि प्राप्त कर लेता है, हाँ मैंने जो किया वो अच्छा किया और सब कुछ अच्छे से कर लिया। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, अगर मान लीजिए वो आर्थिक रूप से कमजोर रहता है और उसके बच्चे भी किसी लायक नहीं बन पाते हैं, घर में गरीबी दरिद्रता छाई रहती है, बच्चे किसी लायक नहीं बन पाते हैं, गलत संगतों में रहते हैं, तो इस वजह से उसका परिवार विद्यार्थियों बिखरा बिखरा होता है, बिखरा बिखरा रहता है। साथ ही उसमें निराशा की भावना आ जाती है और वो सोचता है कि मैंने जीवन में आकर क्या किया, मैं अपने परिवार को नहीं बना पाया, अच्छे से बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाया, उनका पोषण मैं अच्छे से नहीं कर पाया, और वो ये बातें सोच सोच के उसके अंदर निराशा की भावना पैदा हो जाती है। तो इसीलिए इसको एरिक्सन ने जो है संपूर्णता बनाम निराशा की अवस्था का है। पीपीटी के माध्यम से देखिए विद्यार्थियों, इस अवस्था में यदि व्यक्ति जीवन में अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पा लेता है तो उसमें संपूर्णता आ जाती है, लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। यदि लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है तो परिवार की जिम्मेदारी को सही प्रकार से निर्वाह नहीं कर पाता है तो उसमें कैसी भावना आ जाती है, निराशा की भावना उसके अंदर आ जाती है। तो ये विद्यार्थियों एरिक एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं थी जिनके बारे में आपने अध्ययन किया है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से 1% आने की पूर्ण संभावना रहती है चाहे कोई भी शिक्षक भर्ती हो। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और नए व्यूअर्स अभी तक वीडियो लेक्चर सीरीज अटेंड नहीं की है तो आप अटेंड कर लें इसको। 10-11 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो वीडियो भी आप देख लें ताकि मनोविज्ञान विषय का कोई भी टॉपिक आपका छूट नहीं पाए और एकदम बिल्कुल जीरो से फर्स्ट से अर्थ तक जाने का अपना सफर है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरे एडवांस तक अपन चलने वाले हैं। साथ ही मॉडल पेपर भी मैं लेकर के आऊँगा, चिंता मत करिए। मनोविज्ञान का पूरा कोर्स मैं इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत करवाने वाला हूँ आपको, तो बने रहिए हमारे साथ। नए व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।